गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो टॉपिक्स हैं, हम जानेंगे सबसे पहले रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर समझेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट है, मतलब जो हमारी इंडिया कंट्री है, वो गवर्न होगी नॉट बाय एनी रूलर और या फिर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव से, बट बाय द लॉ। मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, लॉ होगा, और जो हमारी स्टेट है दैट विल बी गवर्न्ड बाय द लॉ। मतलब कोई भी रूलर की नहीं चलेगी, किसी भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की नहीं चलेगी, सबसे टॉप पर है लॉ। अब एक टर्म हमेशा याद रखना, लेक्स। लेक्स का मतलब होता है लॉ, रेक्स का मतलब होता है किंग। सो लेक्स इज रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग। सो लॉ क्या है, किंग है। तो हम इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लेक्स। लेक्स मतलब लॉ, लॉ इज रेक्स, मतलब लॉ इज किंग, नॉट रेक्स इज लेक्स। मतलब नॉट किंग इज नॉट लॉ, बट द लॉ इज किंग। तो सबसे सुप्रीम क्या है, सबसे सुप्रीम है लॉ। सो लॉ इज द किंग, मतलब लेक्स इज द रेक्स। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने लाया था, जो मॉडर्न डे हम रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो A.W. डाइसी के थ्रू आया था। A.W. डाइसी। ठीक है। अब जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। वो तीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे ऊपर है, लॉ रूल्स ओवर ऑल द पीपल। सेकेंड प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सारे इक्वल हैं इन द आईज ऑफ लॉ। थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, मतलब अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, आप कोर्ट्स में जाके अपने हकों के लिए इन्फोर्स कर सकते हो और लड़ाई कर सकते हो। तो मेन तीन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं रूल ऑफ लॉ के, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। कितना क्लियर हुआ? बेसिकली रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है, रूल लॉ इज द किंग। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे ज्यादा है, तो वो है आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे। ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ का एक केस भी था, आपने सुना होगा बार बार इस केस के बारे में, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस हुआ था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और आपको पता है कि केशवानंद भारती केस में ये आया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम रूल ऑफ लॉ के साथ कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दैट इज वाई हम बोल सकते हैं लॉ इज सुपीरियर टू ऑल अदर अथॉरिटी ऑफ मैन। तो सबसे सुपीरियर क्या है, रूल ऑफ लॉ है। अब इस रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अगर हम अपनी जनरल सेंस में बात करें। अभी मैंने बोला कि सारे इक्वल हैं, लॉ की आइज में सब इक्वल हैं, बट आपने फिर भी देखा होगा इंडिया में क्या है, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं। सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ लॉ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 6 एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ लॉ मेंशन करी है। ये 6 पॉइंटर्स आपको समझ के जाने हैं और लर्न करके जाने हैं, 6 एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ। अब जो रूल ऑफ लॉ है वो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट नहीं है इंडिया में, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होती है, जैसे आपने रिजर्वेशंस वगैरह का केस देखा होगा। उसके अलावा हमारी हमारी जैसे हमारी 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इसके अलावा ना, जुडिशरी के अलावा एक क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गया, लोक अदालत हो गया। तो इससे काफी एक्सेप्शन क्रिएट होती है टू द रूल ऑफ लॉ। उसके अलावा कई बार क्रिमिनल इम्यूनिटी दी जाती है प्रेसिडेंट्स को, गवर्नर को। सो मतलब उनको थोड़ी प्रायोरिटी मिल गई प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स को। तो और काफी ज्यादा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी जाती हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को। उसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है बाय द वियना कन्वेंशन। सो ये सारी चीजें क्या है, एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ लॉ। ये मैं एक बार पॉइंट समझा देती हूँ आपको। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हमारे जो राजदूत हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, अगर उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया है, कुछ और कर दिया, तो एकदम उनको पुलिस पकड़ के नहीं लेके आएगी, वो वहां के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएंगे। सो ये सारी चीजें क्या होती है, उनको स्पेशल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है, पार्लियामेंट वालों को थोड़ी सी प्रिविलेजेस दी जाती हैं, क्रिमिनल इम्यूनिटी दी जाती है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को। सो
दीज आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ। ये सारे टॉपिक्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं हमारे सिलेबस का, तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होती है, बहुत सारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं यहाँ पे, रिजर्वेशन इन इंडिया होती है, उसके अलावा बहुत सारी क्रिमिनल इम्यूनिटीज दी जाती हैं टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी जाती हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है बाय द वियना कन्वेंशन। एक वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बेसिस पर डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी दी जाती है। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ को रूल बाय लॉ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। रूल बाय लॉ का मतलब होता है रूल बाय मैन, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ सबसे सुप्रीम है। रूल बाय लॉ या रूल बाय मैन इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है किंग इज द लॉ। हम रूल ऑफ लॉ में तो ये पढ़ रहे थे कि लेक्स इज रेक्स, बट हम रूल बाय लॉ या फिर रूल बाय मैन का मतलब ये होता है कि रेक्स इज द लेक्स, मतलब किंग है वही लॉ है, किंग ने जो बोल दिया वही सब कुछ होगा। तो ध्यान से पेपर में देखना कि रूल ऑफ लॉ आया है या रूल बाय लॉ आया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। देखो हमारी तीन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, हम बार बार पढ़ते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो जुडिशरी है उसमें मेन तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह आ गया। एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। जो लेजिस्लेचर जो मतलब हमारे रूल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारी पार्लियामेंट से बनते हैं, और पार्लियामेंट में हमारा लोअर हाउस दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड हमारी राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दोनों आएंगे। सो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ब्रांच के पास सारी की सारी पावर्स है। हालांकि पावर्स बटी हुई हैं बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का कानून बनाने का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इंप्लीमेंट करने का है, और जुडिशरी का कोऑर्डिनेशन या कुछ गलत होता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू रखने का, या बाकी सारी हमारी अगर कोई राइट्स वगैरह वो हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, उन सबकी को ध्यान रखने का है। तो ये सारी ब्रांचेस क्या रखती हैं? एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर एक छोटी टर्म है, उसका ब्रॉडर सेंस क्या हो गया? चेक्स एंड बैलेंसेस रखना। तो ये सारी ब्रांचेस एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं और देखती है कि जो ब्रांच है वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही। इतना क्लियर हो गया? अब देखो जब भी सेपरेशन ऑफ पावर होगी ना, हम बिल्कुल क्लियरली ये डिफाइन नहीं कर सकते कि लेजिस्लेचर की सिर्फ यही पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की यही पावर्स हैं, जुडिशरी की सिर्फ यही पावर है। बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे होते हैं जब इन सभी के फंक्शंस की क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और सिर्फ फंक्शंस की ही नहीं ओवरलैपिंग होती, पर्सनल की भी ओवरलैपिंग होती है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव के भी हैं वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होते हैं। सो फंक्शनल ओवरलैपिंग भी होती है, पर्सनल ओवरलैपिंग भी होती है। ऐसे नहीं कि सारी ब्रांचेस अपना अपना सेपरेटली वर्क करिए, सारी की सारी ब्रांचेस अपनी कोऑर्डिनेशन में भी वर्क करती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी होता है, और काफी सारे पॉइंट्स में ओवरलैपिंग भी होती है। क्योंकि जैसे इंडिया हमारा कंट्री है, बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड डाइवर्स सोसाइटी है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर करेंगे दैट विल बिकम अनडिजायरेबल एंड इम्प्रैक्टिकल। सो ये सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगी और अनडिजायरेबल हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और साथ में प्रॉपर ओवरलैपिंग चलती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट था ये कौन लेके आया था, तो ये कंसेप्ट लेके आए थे मोज़ेक्युई। ठीक है, और उन्होंने आइडिया दिया था अपनी बुक एस्पिरिट द लुइस में, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ठीक है, मॉन्टेस्क्वी ये कंसेप्ट लेके आए थे सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक है, अगर आपसे पूछें, अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो भी स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम यूएस की लेके चलते हैं। यूएस में होती है सेपरेशन ऑफ पावर, बट उसके काफी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वहां पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कांग्रेस ने कोई बिल पास किया, कांग्रेस मतलब उनका जो हाउस है वहां पे कोई बिल पास हुआ और प्रेसिडेंट को वो बिल मतलब गलत लगा, तो वो वीटो कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई ट्रीटी बनाई प्रेसिडेंट ने, वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक सीनेट उसको अप्रूव नहीं कर देता। तो हम बोल सकते हैं कि यूएस में भी चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम चलता है। वैसे हम दूसरा बात करें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहां पे भी क्या होता है कि जो किंग क्राउन होता है, जो किंग होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। ठीक है,
यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है और ऐसा क्लियर सिस्टम नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का, क्योंकि जैसे उनका जो फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ चांसलर है, लॉर्ड ऑफ चांसलर उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट जज भी वही होगा। सो ऐसे कई बार सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती और कई बार इन चीजों का मिसयूज भी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे सेपरेशन ऑफ पावर का भी अहेड कंसेप्ट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और भी ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ताकि हम पूरी पॉलिटी समझ पाए। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ लॉ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ना केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975। तो उस टाइम पे ना इन पे एलिगेशंस लगे थे इंदिरा गांधी पे कि इन्होंने इलेक्शन धोखाधड़ी से जीता है। तो उस टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन किया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन को ब्रॉडर सेंस में, मतलब ब्रॉडर सेंस का मतलब है चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आपको मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी ओवरलैपिंग्स होती हैं, पर्सनल ओवरलैपिंग्स भी होती है और फंक्शनल ओवरलैपिंग भी होती है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स आपस में बहुत बार ओवरलैप करती हैं। तो जब ये पावर्स ओवरलैप करेंगी तो बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे। तो वो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इशू आ सकता है अकाउंटेबिलिटी का। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप किसको अकाउंटेबल करो, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ पावर है। आप उस चीज के लिए एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करो, लेजिस्लेचर को करो या जुडिशरी को। सो अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाता है। किस पे फेथ करो, आपका फेथ खत्म होने लग जाता है। कई बार क्या होता है, किसी एक सेगमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर इकट्ठी हो जाती है, सो टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो जाता है किसी एक ब्रांच के पास, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है, लेजिस्लेचर से हो गया, जुडिशरी ने अटका लिया, तो आपकी इस चीजों से क्या होता है, आपके जो प्रोजेक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा डिले होते चले जाते हैं। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के काम पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से जो काम है वो बहुत ज्यादा डिले होने शुरू हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ब्रांचेस। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर के, जैसे पावर बीच में आपस में सेपरेटेड है बट उसकी वजह से कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया पर्सनल ओवरलैपिंग। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादातर लेजिस्लेचर से ड्रॉन है, मतलब हमारे जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं, वो काफी हद तक लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, मतलब एमपी से एमएलए बनते हैं, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। सो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादातर लेजिस्लेचर से ड्रॉन है। सो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, टू द सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होता है, मतलब आप अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देते हो, जिसकी वजह से प्रॉपर ढंग से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाता। उसके अलावा काफी सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गया, लोक अदालत वगैरह हो गया, विच इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन भी है, मतलब एडजुडिकेशन का मतलब होता है रेजोल्यूशन। कई बार रेजोल्यूशन की जो पावर्स है वो किसी और को दे दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, सो उससे भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाती। जैसे काफी ज्यादा केसेस होते हैं उसमें ही जो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं, उनको ही पावर दे दी जाती है। तो इसकी वजह से वो जुडिशरी के फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये दिक्कतें आती हैं। अब देखो लॉ फ्रेमिंग का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है, बट कई बार बहुत सारे लॉज हमारी जुडिशरी भी बना देती है। सो इससे भी क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता, सेपरेशन ऑफ पावर और ओवरलैपिंग हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब इंडिया में मैंने आपको बताया कि ब्रोडर सेंस में लगाया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ब्रोडर सेंस में लगाया जाता है, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ लगाया जाता है। बट इंडिया का चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके वीक होने के बहुत ज्यादा कारण है। अभी चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते हैं। अब आपको पता है कि आप अपनी जो सरकार हो हर 5 साल बाद बना सकते हो, है ना, वोटिंग वगैरह करके। बट जो हमारी ओपोजिशन है वो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हमारी सरकार को गिरा सकती है। बट इंडिया की जो ऑपोजिशन टीम है अभी अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से ढंग से चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी दिक्कत क्या है, वीक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बिल। मतलब जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बिल है वो बहुत ज्यादा वीक है। इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल पास करवाना है, तो सबसे पहले बिल को ड्राफ्ट करेगी वो मिनिस्ट्री, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के वो किसी भी हाउस में जा सकता है, लोअर हाउस में भी जा सकते हैं, अपर हाउस में भी जा सकते हैं। उसके बाद उस बिल के रिगार्डिंग डीआरसी बनेगी, मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी बनेगी, जो उस बिल को चेक करेगी जो ड्राफ्ट किया हुआ है और उसमें चेंजेस को सजेस्ट करेगी। उसके बाद ही वो बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा एंड देन वो लॉ बन जाएगा। तो जब ये लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बिल के लिए जो डीआरसी है, डीआरसी मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी,
जो बनाई जाती है, आजकल ये कमेटीज ही नहीं बन रही, डायरेक्टली सब चीजें हो रही है। इस वजह से जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। उसके बाद सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है, सो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। उसके अलावा जुडिशियल ओवररीच, मतलब जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो ओवररीच है, मतलब उसके हाथ में जो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। सो जिसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम या सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम वीक होता जा रहा है इंडिया में। सो ये कुछ आप जो रिसेंट करंट न्यूज है वो भी साथ में इसमें मेंशन करके आ सकते हो। नेक्स्ट अभी छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ेंगे, लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होता है और डेस्पोटिज्म क्या होता है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का से इनके बारे में ओवरव्यू जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड डेस्पोटिज्म। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब होता है आप बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो ताकि जो गवर्नमेंट की पावर है वो मिसयूज ना करे अपनी पावर्स का, और गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड कर रहे हो। नेपोटिज्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है नेस्पोटिज्म। नेस्पोटिज्म का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना फायदा ही देख रहे हो। नेस्पोर्ट्स का मतलब है दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन गुड ओनली, और वो सिर्फ उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो कॉमन गुड ऑफ ऑल द सिटीजंस नहीं देखते। सो नेस्पोर्ट्स कॉमन गुड ऑफ ऑल द सिटीजंस नहीं देखते, वो सिर्फ वहां पे जाते हैं जहां पे उनका फायदा होता है। और ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नेस्पोटिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें वो लिमिटाइज करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट की पावर्स को। अब एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हम कंसेप्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा ये लेफ्ट विंग फॉलो करते हैं, ये राइट विंग फॉलो करते हैं, ये सेंटर में रहते हैं। तो ये ना पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। उस टाइम में क्या था कि किंग्स के पास ना बहुत ज्यादा पावर्स थी, तो वीटो लोग पास करवाना चाहते थे। वीटो का मतलब है कि आपके पास पावर हो किसी चीज को वोट करने की या किसी चीज को स्टॉप करने की। वीटो का मतलब होता है पावर टू वोट या पावर टू स्टॉप। ठीक है। तो कुछ लोग ये चीज मानते थे कि किंग्स के पास एब्सोल्यूट वीटो होनी चाहिए, मतलब किंग्स के पास सारी की सारी पावर्स होनी चाहिए किसी भी चीज को स्टॉप करने की या वोट करने की। बट कुछ ये मानते थे कि किंग्स के पास लिमिटेड वीटो होनी चाहिए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था 1789 में, तो वहां पे डिसाइड हुआ कि कुछ लोग लेफ्ट में आके खड़े हो जाएं, जो अगेंस्ट द मोनार्की हैं, जो मतलब अगेंस्ट है मोनार्की के, वो लेफ्ट में आके खड़े हो जाएं। और वो चाहते हैं कि सब कुछ लिबरल हो और चेंजेस हो, सोशल चेंज वगैरह हो, तो वो सारे लेफ्ट में आके खड़े हो जाएं, मतलब दो हु आर अगेंस्ट द मोनार्की। ठीक है, वो लेफ्ट में आके खड़े हो जाएं। राइट में आके वो खड़े हो जाएं जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, जो कंजर्वेटिव सोच वाले हैं और स्टेटस कोइस्ट है, मतलब जो चेंज नहीं चाहते। तो जो चेंज नहीं चाहते वो बोलेंगे कि हम मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, और वह ज्यादातर फ्री मार्केट और कंपटीशन वगैरह को फेवर करेंगे। सो ये है हमारा मेनली पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। सो जो राइट विंग वाले हैं, ऑब्वियसली वो किसी चीज में चेंज नहीं चाहते, वो स्टेटस को हैं और वो कंजर्वेटिव सोच वाले हैं। ठीक है, समझ आया। और जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो सोशल चेंज चाहते हैं, वो लिबरल चीजें चाहते हैं, वो मोनार्की के अगेंस्ट है और वो सोशलिस्ट सोच वाले हैं। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखो कि जो राइट विंग है वो प्रो मोनार्की है, मतलब उनको मोनार्की पसंद है, और जो लेफ्ट वाली विंग है दे आर अगेंस्ट द मोनार्की और वो चेंज ओरिएंटेड है। और बस इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लेफ्ट विंग है दैट इज सोशलिज्म बेस्ड, और जो राइट विंग है वो मोनार्की के तो फेवर में है, कंजर्वेटिव सोच वाली है। ठीक है, और वो फ्री मार्केट कंपटीशन वगैरह सब फेवर करती है। ठीक है, और ये ना अगर हम एक्सट्रीम राइट विंग में चले जाएं तो दैट इज फेसिज्म, मतलब ये एक्सट्रीम राइट विंग है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्शनरी है और ये बहुत ही ज्यादा मोनार्की फेवर करने वाली है, फेसिज्म वाली है। और जो एक्सट्रीम वाली लेफ्ट वाली विंग है ये कंप्लीटली अगेंस्ट द मोनार्की है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेडिकल, बहुत ही ज्यादा चेंज सोच वाली है और बहुत ही ज्यादा कम्युनिज्म वाली है। तो जितना आप सेंटर के टुवर्ड्स जाओगे दोनों विंग्स के, उतनी ही डेमोक्रेसी ज्यादा बढ़ेगी, और जितने ही एक्सट्रीम्स की तरफ जाओगे वो डिक्टेटरशिप, मतलब क्योंकि वो अगेंस्ट है ना किसी चीज की, जो कंप्लीटली अगेंस्ट है कंप्लीटली फेवर में हो जाएगा, सो डिक्टेटरशिप बढ़ती बढ़ती जाएगी। सो बस यही याद रखना कि जो लेफ्ट वाली विंग है वो थोड़े से ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं और जो राइट विंग वाले हैं वो रिपब्लिकन्स हैं। सो जो राइट विंग वाले लोग हैं वो अगेंस्ट द मोनार्की नहीं है, वो मोनार्की को फेवर कर रहे हैं, और जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो अगेंस्ट हैं मोनार्की के। ठीक है, अभी बस इसको हल्का सा याद रखने का ये स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर आप अपने राइट वाले कंट्रीज सोचो वो थोड़े मोनार्क फेवर वाले हैं ना, जैसे इधर हम नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल वगैरह लें, और उधर हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो दे आर अगेंस्ट द मोनार्की।
बट सोशलिज्म और वो वाला सोशलिज्म वाला कंसेप्ट इसमें ऑपोजिट लगता है, तो इस वजह से कंफ्यूजन होता है। बस इस स्लाइड को मार्क करके रख लेना, ठीक है। तो जो लेफ्ट विंग है वो तो है लिमिटेड वीटो वाली, और जो राइट विंग है वो है एब्सोल्यूट वीटो वाली। समझ आया? अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टेट नेशन का और नेशन स्टेट का। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हमें नेशन और स्टेट टर्म ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम ये स्टेट नेशन और नेशन स्टेट का कंसेप्ट समझ सकें। देखो स्टेट का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जिसके ये चार एलिमेंट्स हैं, जिसके भी ये चार एलिमेंट्स हैं हम उसको बोलेंगे स्टेट। स्टेट में क्या होती है? एक प्री डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, प्रॉपर टेरिटरी होती है, प्रॉपर गवर्नमेंट होती है और सोवर्निटी होती है। तो स्टेट के बेसिकली चार एलिमेंट्स होते हैं। पॉपुलेशन मतलब वहां पे लोग रह रहे हैं, टेरिटरी मतलब उनकी एक प्रॉपर लिविंग स्पेस है, सोवर्निटी मतलब वहां पे सरकार की चलती है, कानून वगैरह बनाए जाते हैं, और गवर्नमेंट है जो सारी चीजें फंक्शन करती है। तो चार एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्निटी। सोवर्निटी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। और एक चीज वैसे बता देती हूँ, जनरली सोवर्निटी का मतलब जब भी कोई ट्रीटी बनती है ना, तो ट्रीटी पे सिग्नेचर होंगे, उसके बाद पार्लियामेंट उसको रेक्टिफाई करेगी एंड देन वो ट्रीटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये तो वैसे एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब नेशन क्या है? देखो नेशन और स्टेट में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इंडिया नेशन है या स्टेट है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम ये बोलेंगे कि इंडिया ना ही स्टेट है ना ही नेशन है। इंडिया क्या है? इंडिया एक स्टेट नेशन है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इंडिया नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है। तो इंडिया एक स्टेट नेशन है, ठीक है। अब उसके बाद नेशन क्या है? देखो हमने पढ़ा कि स्टेट में चार एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सोवर्निटी है और गवर्नमेंट है। नेशन का मतलब है बस जो लोग जिनकी कॉमन सोच है, मतलब जिनकी होमोजेनस आइडेंटिटी है, जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजेनस आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी बना लेते हैं। वही सिंपल मतलब होता है नेशन का। जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी खालिस्तान। खालिस्तान की अगर हम बोलें कोई चलो स्पेसिफिक पॉपुलेशन हो सकती है, बट उनकी कोई स्पेसिफिक टेरिटरी नहीं है, ना ही वहां की ऐसी कोई गवर्नमेंट है जिसकी कोई सुनता है। सो खालिस्तान क्या है? एक तरह से इमेजिन्ड कम्युनिटी है जिनकी एक तरह से सेम तरह की सोच है। सो खालिस्तान क्या हो गया? एक तरह से नेशन हो गया। बट अभी ना एक कंसेप्ट, इसको ना हम वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ नेशन, वैसे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचो, हम पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो स्टेट का मतलब हो गया जिसके चार एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, उसके बाद पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवर्निटी एंड गवर्नमेंट। नेशन के ये एलिमेंट्स, इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होगा। सो नेशन वो होता है जिनके पास होमोजेनस आइडेंटिटी होती है और एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है, फॉर एग्जांपल खालिस्तान वगैरह हो गया, ठीक है। अब क्या है स्टेट नेशन और नेशन स्टेट का क्या मतलब है? मतलब पहले तो वो नेशन मतलब उनकी ऐसे से सेम आइडेंटिटी वाली सोच थी, उसके बाद उन्होंने एक टेरिटरी बना ली, वो चीज हो गया नेशन स्टेट। स्टेट नेशन का मतलब है पहले वो स्टेट थी, मतलब पहले उनकी एक प्रॉपर टेरिटरी थी, उसके बाद उस टेरिटरी के अंदर अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन रहती है। तो फॉर एग्जांपल इसमें नेशन स्टेट की एग्जांपल है यूरोपियन कंट्रीज। जैसे ये नेशंस थे, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। जर्मनी की अपनी एक होमोजेनस आइडेंटिटी थी, अपनी एक इमेजिन्ड कम्युनिटी थी, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। फ्रेंच में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, अपनी अपनी होमोजेनस आइडेंटिटी वाले रहते थे। फिर उन्होंने ये देखा कि हम सारे ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास एक टेरिटरीज का निर्माण किया। सो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेशन स्टेट, कि पहले वो नेशन थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू द स्टेट। सो इसमें क्या है, सिंगल एथनिक स्टॉक होता है, उनके कल्चरल ट्रांजिशन होते हैं, मतलब सेम ही तरह का कल्चर होता है और कॉमन ही तरह की आइडेंटिटी होती है। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग लोग काफी डिफरेंट है जर्मन वालों से या स्पेनिश वालों से। सो यूरोपियन कंट्रीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेशन स्टेट। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या था, पहले एक बाउंड्री सेटअप होगी कि हमारे इंडिया का मैप है, उसके अंदर अलग अलग जातियों के अलग अलग कल्चर्स वाले लोग रहते हैं। सो स्टेट नेशन का मतलब है नेशन तो एक है बट बहुत सारे कल्चर है, मतलब एक एक स्टेट है और मल्टीपल नेशन है, उसमें मल्टीपल कम्युनिटीज है, मल्टीपल कल्चर्स हैं, वो सब एग्जाम्पल है इंडिया की। समझ आए? मल्टीपल कल्चर्स हैं, मैनी कल्चर्स हैं। और प्रॉपर पहले एक स्टेट बन गई, प्रॉपर मतलब टेरिटरीज, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी डिसाइड होगी, उसके बाद उसमें मल्टीपल होमोजेनस जो जिनकी आइडेंटिटी है वैसे लोग मिलके मल्टी कल्चरलिज्म में रह रहे हैं। तो जब हम इंडिया का कंसेप्ट करेंगे, हम हमेशा पढ़ेंगे मल्टी कल्चरलिज्म, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में बहुत ज्यादा। आई होप आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो उसको मैं स्पेसिफिकली और ज्यादा डिटेल में क्लियर आउट कर दूंगी, ठीक है। आई होप यू लाइक द कंटेंट।